जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, शासकीय उत्कृष्ट भोपाल से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं इतिहास के विषय 2 राजा, किसान और नगर, जिसमें आरंभिक राज्यों की स्थापना और अर्थव्यवस्थाओं में आए बदलाव के बारे में हमें पढ़ना है। ये काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक आर्थिक बहुत परिवर्तन आए। बड़े बड़े राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों की स्थापना हुई। कृषि तकनीक में बदलाव आए, नए नगरों का उदय हुआ और इन सारे बदलावों को पढ़ने के लिए इतिहासकार अभिलेखों, ग्रंथों और चित्रों का स्रोतों के रूप में अध्ययन करते हैं। ये आकलन करना, ये अध्ययन करना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए प्रशिक्षित इतिहासकार ही इसका उपयोग कर पाते हैं। पिछले पाठ में जो आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, उसमें आपने देखा होगा कि आपको साम्राज्यों और रजवाड़ों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इस काल में कई बड़े साम्राज्य और रजवाड़े स्थापित हुए, नए नगरों की स्थापना हुई। उन नगरों में बहुत सारे नगर आज भी मौजूद हैं और आप सब उन नगरों से परिचित हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के बाद जो विकास हुए, उसमें एक बहुत बड़ा विकास था। वह है ऋग्वेद की रचना, सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे। सिंधु नदी और सरस्वती नदी के अलावा आज जो पंजाब में 5 नदियां बह रही हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इन सब को मिलाकर के ये इलाका सप्त सिंधु का इलाका कहलाता है। सप्त सिंधु 7 नदियों का इलाका, जहां पे कि ऋग्वेद की रचना हुई। जंगलों को साफ करके बस्तियां बसी, जहां पे कि कृषि होना शुरू हुआ। अंतिम संस्कार के भी नए नए तरीके आ गए, खास करके मध्य और दक्षिण भारत में, जहां महापाषाण नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे बनाए गए। इन स्थानों में शवों के साथ लोहे के उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया। बच्चों, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा काल हम पढ़ रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इसमें लोहे के उपयोग की शुरुआत हो चुकी थी। ये लौह युगीन सभ्यता का काल कहलाया जाता है। इसके पहले वाला जो पाठ आपने पढ़ा है वो ताम्र युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पे कि तांबे का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत संभावना है कि उनको लोहे के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता था। ये जो अभिलेख हम लोग इस्तेमाल करते हैं या इतिहासकार जिससे कि इतिहास का निर्माण करते हैं, इसको पढ़ने में जब खुदाई हुई तो अभिलेख जब निकले तो इनको पढ़ने में बड़ी समस्या थी, क्योंकि इनमें लिखी हुई भाषा का लोगों को ज्ञान नहीं था। यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अफसर थे, उन्होंने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझा और इन लिपियों को समझने के बाद अभिलेखों को पढ़ना और उनसे आकलन इतिहास का करना बहुत आसान हो गया। इन लिपियों का प्रारंभ में उपयोग अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। लिपि का मतलब जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं और लिपि जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है, उसी तरीके से इन अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। इन अभिलेखों में एक राजा का उल्लेख मिला जिसे पियदस्सी नाम से जाना जाता था। पियदस्सी का अर्थ है मनोहर मुखाकृति या सुंदर मुख वाला। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। बाद में ये पता चला कि पियदस्सी और अशोक दोनों एक ही राजा के नाम हैं। जो अभिलेख मिले उनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के वंशावलियों का निर्माण हो सका। आम एक राजनीतिक खाका तैयार हुआ। ये पता चल सका कि कौन से वंश के बाद कौन सा वंश आया और हर वंश में किस राजा ने स्थापना की उस वंश की और किस राजा के बाद कौन से राजा ने शासन किया। अभिलेख बच्चों क्या होते हैं? ये पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए होते हैं। आमतौर पर राजा या शासक इन अभिलेखों को बनवाते हैं और उन अभिलेखों में उनकी ही उपलब्धियां, क्रियाकलाप और विचारों का उल्लेख किया जाता है। ये जो अभिलेख हैं ये एक तरीके से स्थायी प्रमाण होते हैं। हमेशा हमें उन राजा के समकालीन होने की वजह से राजा के इतिहास के बारे में पता चलता है। किन्हीं अभिलेखों में निर्माण की तिथि खुदी हुई होती है, जहां तिथि नहीं खुदी हुई होती है वहां पर जो लिखने का तरीका है, जो लिखा गया है, उसके आधार पर हम तिथि का निर्धारण करते हैं। ज्यादातर अभिलेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि जन सामान्य या आम जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। तमिल, संस्कृत और पाली का उपयोग भी इन अभिलेखों में किया गया है।
ये आप देखें, सबसे प्रसिद्ध भारत में अशोक के अभिलेख हैं जो कि भारत के लगभग हर स्थान पे आपको पाए जाते हैं। ये जो जगह हैं पूरे भारत में हर जगह पे ये आपको बिखरे हुए या मिलेंगे। इन अभिलेखों में ज्यादातर प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। जो पश्चिमोत्तर से अभिलेख मिले हैं, पश्चिमोत्तर मतलब भारत का पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका है, उस जगह से जो अभिलेख मिले हैं वो आरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत भाषा में लिखे हुए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है और जो पश्चिमोत्तर से अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि खरोष्ठी या आरमाइक है। यूनानी भाषा में अभिलेख क्यों मिले हैं? क्योंकि वो इलाका काफी लंबे समय तक यूनानी शासन के अधीन था। ये खरोष्ठी लिपि का एक उदाहरण है। ये अभिलेख है जिस खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काल है भारतीय इतिहास में। इसके कई कारण हैं। इस काल में लोहे के उपयोग में बढ़ोतरी हुई, सिक्कों का विकास हुआ, बहुत नए राज्य, बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई और नगरों की स्थापना हुई, जैन, बौद्ध और अन्य विचारधाराओं का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। जैन धर्म इससे पुराना है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था। इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो पहले राज्य स्थापित हुए उन्हें हम महाजनपद कहते हैं। जनपद का क्या अर्थ है बच्चों? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन मतलब लोग, कुल, जनजाति, और पद मतलब पांव। तो जनपद अर्थात लोग जहां पे अपना पांव रखते थे अथवा बस जाते थे उस जगह को जनपद कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इन जनपदों पे अधिकांश में राजा शासन करता था और कहीं कहीं पर लोगों का समूह शासन करता था। प्रत्येक जनपद की एक राजधानी होती थी जो कि किले से घिरी हुई होती थी, क्योंकि इन जनपदों में आपस में युद्ध होते थे और बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए भी राजा की मदद करने के लिए नौकरशाही या अफसर होते थे और अधिकतर जनपदों में स्थायी सेना भी रखी जाती थी। जैसे जैसे राजाओं का अधिकार या राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनके लिए नियम बनाए जाने लगे कि राजाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके लिए ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र लिखे और उन्होंने राजाओं के लिए नियम और सामाजिक समूह जो रह रहे थे उनके राज्य में, उनके लिए भी नियमों का निर्धारण किया। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर वसूल करना था और पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना था और पड़ोसी राज्यों से अपने राज्य को आक्रमण से बचाना भी था। ये आप देखें 16 महाजनपद हैं जो कि अलग अलग जगहों पे भारत के आपको मिलेंगे। इस टेबल में बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी और वो जो महाजनपद थे आज उनको आज के काल में, आज के समय में वो कहाँ पे स्थित हैं, ये आप देखो। पहला अंग, ये आज बिहार मुंगेर में, इसकी राजधानी चंपा है। मगध दक्षिण बिहार, इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। काशी बनारस का इलाका। वत्स आज जो इलाहाबाद है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी दरभंगा मुजफ्फरपुर बिहार का इलाका, इसकी राजधानी मिथिला या जनकपुरी। कौशल फैजाबाद का इलाका, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती मालवा का इलाका, इसकी राजधानी उज्जैन जो हमारे मध्य प्रदेश में है। मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश का इलाका, जिसकी राजधानी कुशावती थी। पांचाल बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश का इलाका, इसकी राजधानी अहिछत्र थी। चेदी बुंदेलखंड शुक्तिमती इसकी राजधानी थी, बांदा के पास ये इलाका है। कुरु जो आज का दिल्ली मीरठ का इलाका है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य यानी आज का जयपुर, इसकी राजधानी विराटनगर। कंबोज राजौरी हजारा, इसकी राजधानी हाटक। शूरसेन मथुरा का इलाका, राजधानी भी मथुरा थी। अशमक गोदावरी घाटी महाराष्ट्र का इलाका, जिसकी राजधानी पोटली थी। गांधार रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है आज ये, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली इन महाजनपदों में बन गया था। अब मगध के शक्तिशाली बनने के या उदय होने के क्या कारण थे? क्योंकि मगध एक बहुत ही उपजाऊ जगह पे स्थित था, उपजाऊ भूमि थी जिससे राजाओं को बहुत अधिक आमदनी होती थी।
वहाँ लोहे की खदानें उपलब्ध होने के कारण जो वो इलाका है वो आज भी झारखंड के आसपास का इलाका जहाँ पे बहुत खनिज उत्पादन होता है, वहाँ पे लोहे के उपकरण और हथियार बनाना आसान था। घना जंगल था आसपास जहाँ हाथी बहुत मिलते थे और उस जमाने में मौर्य सेना में हाथी या मगध की सेना में हाथी एक महत्वपूर्ण कारक होते थे। गंगा एवं सहायक नदियों से आवागमन सुगम था। नाव के जरिए लोगों का आना जाना और सामान का आना जाना होता था। और मगध के जो शासक थे वे भी बहुत महत्वाकांक्षी शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने की मगध को बहुत ताकतवर बनाया। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसको भी मौर्य साम्राज्य में मिलाया। ये आप नक्शा देखें, ये जो पूरा गुलाबी आपको दिख रहा है ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। आप देखेंगे कलिंग जो आज का उड़ीसा का भाग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था क्योंकि वो बाद में अशोक ने उसको जीत करके उसमें मिलाया था। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के साधन खासकर के मूर्तियां, पत्थरों, स्तंभों पर उत्कीर्ण अशोक के जो अभिलेख थे और साहित्यिक रचनाएं जैसे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। बौद्ध, जैन और पौराणिक ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अभिलेखों का उपयोग किया। अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए उसने पत्थरों पर और स्तंभों पर संदेश लिखवाए। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके निजी जीवन में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने जो जनता के बीच में धम्म का प्रचार किया उसके देखिए आप सिद्धांत, ये सामान्य सिद्धांत हैं जो कि एक सामान्य जीवन में लोग उपयोग करते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, सन्यासी ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दास सेवकों के प्रति उदारता, सभी धर्मों और परंपराओं का आदर करना। ये उसने अपनी प्रजा के बीच में इनका प्रचार प्रसार करवाया। मौर्य प्रशासन में राजा बहुत शक्तिशाली होता था। राजा ही इस तमाम शक्तियों का केंद्र होता था और वह निरंकुश होता था, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। इनके पास एक विशाल स्थायी सेना होती थी क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, उसको नियंत्रण में रखने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। मौर्य साम्राज्य आपने देखा नक्शे में कितना फैला हुआ है, तो एक जगह से उसको नियंत्रित करना कठिन था, इसलिए मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था और ये प्रांत थे उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग की राजधानी तोशली, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस तरीके से ये 5 प्रांत थे और इनकी 5 राजधानियां थीं। क्षेत्रीय विविधता होने के कारण सभी जगह एक जैसा प्रशासकीय नियंत्रण नहीं रहा होगा। तक्षशिला जो है वो अफगानिस्तान में है और तोशली जो है वो समुद्र के किनारे उड़ीसा में है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय विविधता होने के कारण प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी नहीं रही होगी। सबसे प्रबल प्रशासनिक व्यवस्था पाटलिपुत्र के आसपास ही रही होगी, ऐसा माना जाता है। ये 5 राजनीतिक केंद्र हैं मौर्य साम्राज्य के। ये आप देखें तोशली, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला। सेना सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम थी और मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल करने के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थीं। 6 उप समितियां सेना के 6 भागों की देखभाल करती थीं। ये कौन से 6 भाग थे? नौसेना, यातायात और खान पान, पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वारोही यानी घुड़सवार, रथरोही और हाथी। तो इस तरीके से ये 6 जो हिस्से थे सेना के, उनकी देखभाल करने के लिए 6 उप समितियां थीं। एक और समिति थी, वह दूसरे प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करती थी। वह उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, औजार हथियार जो जाते थे, सैनिकों के लिए भोजन, जो जानवर जैसे कि घोड़े हैं, बैल हैं, हाथी हैं, इनके लिए चारे का इस्तेमाल करना, सैनिकों की देखभाल करने के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। शिल्पकारों की नियुक्ति क्यों की जाती थी? क्योंकि जो सैनिकों के हथियार, औजार, बैलगाड़ियों के पहिए, इन सारी चीजों की देखभाल करने के लिए शिल्पकारों की नियुक्ति की जाती थी।
अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के कई प्रयास किए। उसके लिए उसने धम्म का प्रसार किया। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोग बाग इस जीवन और इसके बाद के जीवन में अच्छा कर सकेंगे। इसलिए उसका मानना था कि लोगों को धम्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और इसके लिए उसने धम्म महामत नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जो कि धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब एक प्रश्न उठता है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है। ये साम्राज्य की खोज ब्रिटिश काल में हुई थी और इसकी खोज होने के पश्चात लोगों के मन में ये बड़ा उत्साहवर्धक एक विचार था कि प्राचीन भारत में एक इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। जो मूर्तियां अभिलेख ढूंढे गए उससे भी लोगों के मन में बहुत ही एक प्रेरणा की भावना जागृत हुई और राष्ट्रवादी नेता जो कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए भी अशोक को उन्होंने अपने लिए एक प्रेरणा माना। लेकिन एक बात और भी है कि यह साम्राज्य मात्र 150 वर्ष चला। 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई और 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ यह साम्राज्य समाप्त हो गया। यह साम्राज्य भारत के हर हिस्से में फैल भी नहीं पाया। धीरे धीरे होते होते अशोक की मृत्यु के बाद अलग अलग टुकड़े उसके होने लगे। साम्राज्य के हर हिस्से पर एक जैसा नियंत्रण भी नहीं रहा और 185 ईसा पूर्व के बाद दूसरी शताब्दी आते आते तक मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। ये जो नए शासक और रजवाड़े हैं ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इनको नई सरदारियों और राज्यों के नाम से इनका उदय हुआ। खास करके दक्षिण में चोल, चेर, पंड्या और तमिलकम इस तरीके की सरदारियों का उदय हुआ। इन राज्यों के बारे में हमें तमिल के जो संगम ग्रंथ हैं उससे जानकारी मिलती है। मध्य और पश्चिम में शासन करने वाले सातवाहन और पश्चिमोत्तर भारत में शक नाम के वंशों का भी उदय हुआ। सातवाहन और शक ऐसी जगहों पे स्थित थे जहां पे कि ये लंबी दूरी के व्यापार से बहुत राजस्व इकट्ठा करते थे। ये आप देखें दक्षिण के राज्य चेर, पंड्या, चोल, सातवाहन ये राज्यों नए सरदारों के रूप में या सरदारियों के रूप में इनका उदय हुआ। अब ये सरदार जो हैं इन राज्यों के शासक को सरदार कहा जाता था। जो राज्य है सरदारी कहा जाता था। सरदार जो होता था वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता था। उसका वंश पद वंशानुगत होता था। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता था। जो उसके परिवार के लोग थे वो उसको समर्थन देते थे। राजा या सरदार का काम अनुष्ठान करना, युद्ध में नेतृत्व करना, लोगों के बीच में विवादों को सुलझाना, कर वसूल करना, भेंट वसूल करना और इस कर और भेंट में से पैसे अपने समर्थकों में वितरित करना। क्योंकि ये लोग चाहते थे, ये नए राज्य थे तो ये चाहते थे कि इनका एक ऐसा समूह हो जो कि इनके प्रति पूरी तरीके से वफादार हो। और इन राज्यों में आपस में युद्ध भी चलते थे तो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इनको समर्थकों की बहुत आवश्यकता होती थी। जब ये शासक या सरदार शासक बने तो अपने आप को प्रजा से उच्च स्तर पे दिखाने के लिए इन्होंने नए विचार अपनाए। इन्होंने अपने आप को दैविक राजा घोषित किया और इन्होंने अपना संबंध देवी देवताओं से जोड़ा। इन्होंने कहा कि ये देवी देवताओं के वंशज हैं और इस तरीके से इन्होंने ये जताने की कोशिश की कि इनको पूरा अधिकार है कि ये प्रजा के ऊपर शासन कर सके। कुषाण वंश के जो शासक थे जो कि पश्चिमोत्तर भारत पर शासन कर रहे थे ये इस दैविक राजत्व या दैविक राजा के सिद्धांत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मथुरा और अफगानिस्तान में इन कुषाण राजाओं ने बहुत विशाल मूर्तियां स्थापित की जिसमें वे अपने आप को देवताओं के समान प्रस्तुत करना चाहते थे। वे ये दिखाना चाहते थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं। ये कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र भी लगाया करते थे और ये देवपुत्र लगाने का विचार हो सकता है इनके मन में चीनी शासकों से आया हो जो कि अपने नाम के बाद स्वर्गपुत्र लगाया करते थे या ये अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। ये आप देखें कुषाण साम्राज्य है। ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये कुषाण साम्राज्य आपको दिख रहा है।
ये कुषाण राजा की मूर्ति है। इस मूर्ति को में सर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि कितनी विशाल मूर्ति है और ये एक बड़े शक्तिशाली राजा की मूर्ति है। और इस मूर्ति को देख करके ही बिना कुछ लिखे, बिना कुछ नाम बताए हुए ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी राजा की मूर्ति। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली और देवता तुल्य बताने की कोशिश की। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में गुप्त साम्राज्य और अन्य बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब चौथी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि भारत के या प्राचीन इतिहास में एक बड़ा साम्राज्य था। इनमें जो साम्राज्य थे वे कई साम्राज्य जो हैं वो सामंतों पर निर्भर थे। जैसा कि हमने मौर्य साम्राज्य के में पढ़ा है कि 5 प्रांतों में उसको बांट दिया था, इसी तरीके से इतने बड़े गुप्त साम्राज्य को शासन करने के लिए इसको भी प्रांतों में बांटा गया था और उनको सामंतों के अधीन कर दिया गया था। ये सामंत जो हैं होते राजा के अधीन थे और ये जिस प्रांत में शासन करते थे वहां पे कर वसूल करके ये अपना निर्वाह करते थे या अपना प्रशासन चलाते थे। समय जब भी आवश्यकता होती थी या समय पड़ने पर, या राजा अगर किसी युद्ध में लिप्त है या राजा के ऊपर कहीं बाहर से आक्रमण हुआ है, तो समय पड़ने पर ये सामंत राजा को सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराते थे। जो सामंत आगे चल करके शक्तिशाली हो जाते थे या जब राजा बहुत निर्बल हो जाता था, तो ये सामंत अपने प्रांत में एक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे और आगे चल करके वह प्रांत जो है राजा के शासन से मुक्त हो जाता था और वो सामंत जो है बहुत शक्तिशाली या वो वहां के शासक बन जाते थे। इस तरीके से जब तक राजा बहुत शक्तिशाली रहता था तब तक वह सामंत के ऊपर नियंत्रण रख लेता था और राजा जैसे ही निर्बल होता था वैसे ही ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और अपने छोटे छोटे वहां पे वो राज्य स्थापित कर लेते थे। ये बच्चों हमने जो पढ़ा आज उसकी पुनरावृत्ति है। प्रिंसिप और पियदस्सी। प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप, जिसने जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अफसर था, उसके अभिलेख के पढ़ने के कारण जो उसने खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में अभिलेख पढ़े, उससे हमें पियदस्सी या अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक या पियदस्सी नाम का एक मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा शासक हुआ था, जिसने कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक के धम्म के बारे में भी हमें पता चलता है। हमें ये भी जानकारी मिलती है कि किस तरीके से अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रारंभिक राज्यों के बारे में हमें जानकारी हमने पढ़ा है। प्रारंभिक राज्य यानी जो आपके महाजनपद हैं, 16 महाजनपद थे। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में ये महाजनपद स्थापित थे, किस तरीके से जनपद जो हैं उनकी राजधानी होती थी और उनका सुरक्षा करने के लिए वो किले से घिरी हुई होती थी। कहीं पे राजा शासन करता था, कहीं पे लोगों का समूह जो है उस महाजनपद का शासन करता था। और इन महाजनपद में सबसे ज्यादा जो ताकतवर महाजनपद था वो उभर के आया। वो कौन सा जनपद था? वो मगध का महाजनपद था। मगध के महाजनपद के ऊपर नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने ये पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और किस तरीके से मौर्य साम्राज्य इतना विशाल होने के कारण 5 प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत की अपनी एक अलग राजधानी थी, ये भी हमने पढ़ा है। मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन था वह पूरा का पूरा राजा पर केंद्रित था। राजा जब तक शक्तिशाली था वह अच्छे से प्रशासन चला लेता था और प्रशासन करने के लिए और इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ताकतवर सेना भी गठित की गई थी, जिसके कि अलग अलग अंग थे और उनकी देखभाल करने के लिए उप समितियां बनाई गई थी जो कि उस सेना की देखभाल करती थी। हमने 6 उप समितियों के बारे में भी पढ़ा है। हमने अशोक के बारे में भी पढ़ा है कि कैसे अशोक ने जो है अपना कलिंग को जीता और उसने किस तरीके से धम्म विजय करने की कोशिश की। उसने ये कोशिश की कि धम्म का प्रचार प्रसार उसकी प्रजा में हो। उसके लिए उसने धम्म महामत नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी की। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया और नए सरदार और नई सरदारियों की स्थापना हुई।
खासकर के दक्षिण में, और इन्होंने राजधर्म के नवीन सिद्धांतों का विकास किया। इसमें इनको ज़रूरत थी कि ये अपने आप को जिनके ऊपर शासन कर रहे हैं उनसे अपने आप को ऊंचा दिखा सकें। तो इन्होंने नवीन सिद्धांत जो हैं राजधर्म के, उसके अंतर्गत अपने परिवार को देवी और देवताओं का वंशज बताना शुरू कर दिया, जिससे कि इन्होंने ये जताया कि उन्हें अधिकार है कि वो प्रजा के ऊपर शासन कर सकें। इसके लिए इन्होंने तरह तरह की चीज़ें अपनाई, जैसे कुषाण वंश का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है या उदाहरण है कि उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया। उन्होंने अपनी ऐसी मूर्तियां बनाई, ऐसी जगह पे मूर्तियां उन्होंने स्थापित की जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, ये एक बहुत ही बलशाली राजा है और इसको अधिकार है कि ये हमारे ऊपर शासन कर सके। इस तरीके से ये जो सरदार और सरदारी थे, इन्होंने राजधर्म के नवीन सिद्धांत अपनाए। सरदार जो है वो शासन करने के लिए राजा था और वह अपने समर्थकों के समर्थन से शासन करता था। उनमें वह कर से जो पैसा आता था वो उनको उपहार स्वरूप देता था, ताकि वह लोगों में का एक समूह बना सके जो कि उसके प्रति वफादार हो। तो बच्चों, ये पुनरावृत्ति थी। अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूं अभ्यास के लिए, जो कि आप उसके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। आप इसके में लिए किताब से भी मदद ले सकते हैं। पहला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास का परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? ये आप लिखिएगा। इसके पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। मौर्य इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। मौर्य इतिहास जानने के कई सारे स्रोत हैं, वो आप उसमें अपनी कॉपी में लिखिएगा। मगध के शक्तिशाली राज्य के उदय होने के कारण लिखिए। जो 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं, उन महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में क्यों उसका उदय हुआ, और वो आगे चल करके मगध जो है भारतीय साम्राज्य का एक केंद्र बन गया। अशोक के धम्म के विषय में लिखिए। अशोक ने क्या धम्म अपनाया, उसने किस तरीके से धम्म का प्रचार प्रसार किया और उसके धम्म के क्या सिद्धांत थे, ये आप उसमें लिखिएगा। सैन्य संचालन में उप समितियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। सैन्य संचालन में आप बताएं कि मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत ही शक्तिशाली सेना थी और उस शक्तिशाली सेना के कई अंग थे, और उन अंगों को देखने के लिए, उन अंगों की देखभाल करने के लिए कई सारी उपसमितियों का गठन किया गया था। तो 6 उपसमिति थी। ये 6 उपसमिति किस तरीके से सेना के हर अंग की देखभाल करती थी, उसका वर्णन आपको करना है। और अलावा इसके जो अलग उपसमिति थी, जो कि सेना के लिए सामान ले जाना, यातायात का प्रबंध करना, खाने का प्रबंध करना, शिल्पकार, सेवक, इन लोगों के बारे में आप लिखिएगा। अगले भाग में हम इसके उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे।